अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरा ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन किचन। इसको डेली मैं कैसे क्लीन करती हूँ, मेरी मॉर्निंग रूटीन किचन रिलेटेड से क्या है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किचन हो या हमारे घर का कोई भी पार्ट हो, डेली बेस पे उसे क्लीन करना ही पड़ता है। मॉर्निंग में मेरे किचन की कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी होती है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, तो उन लोगों के लिए नाश्ता बनाते हुए फिर लंच बॉक्सेस तैयार करते हुए किचन की कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी होती है। क्योंकि हर एक की अलग से डिमांड होती है, किसी को पराठा चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, चाय दूध, मतलब हर चीज़ बाहर आ चुकी होती है। तो बच्चों को जाने के बाद जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले ये चाय वाले बर्तन हो गए, या अगर शेक वगैरह बनाई है उसका जग है, या कोई भी ऐसा बर्तन जिसकी सफाई थोड़ी मुश्किल है, उसको मैं सिंक में रखती हूँ, ऊपर थोड़ा पानी डाल देती हूँ, ताकि जब तक मैं स्लैब की क्लीनिंग करूँ उतनी देर में ये सॉफ्ट हो जाए और मुझे इनको वॉश करने में आसानी हो। और चाय पत्ती जो है उसको मैं साथ के साथ ही स्टेन कर लेती हूँ, ताकि वो सिंक में ना जाए और सिंक ब्लॉक ना हो। तो ये काम आप ज़रूर किया करें, क्योंकि सिंक की जो ब्लॉकेज है ना, वो मोस्टली इसी वजह से होती है, जब हम ख्याल नहीं करते चाय पत्ती या कुछ और चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली सिंक में जाती रहती हैं। इसके बाद सेकंड मेरा काम होता है दूध को संभालना, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में तो दूध बाहर पड़ा हो तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दूध को सबसे पहले तो मैं स्टेन कर लेती हूँ। जो बलाई उतरती है ना, उसे इस तरह से मैं एक कंटेनर में स्टोर करती रहती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि ये खट्टी ना हो, ख़राब ना हो। जब काफ़ी अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं एक ही दम इसका बटर या घी बना लेती हूँ। बजाय इसके कि दूध की देगची को एज इट फ्रिज में रख दूँ, वो जगह भी ज़्यादा लेती है। अब दूध कम क्वांटिटी में था तो इसे मैंने एक छोटी बकेट में डाल दिया है और इसको अब मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। इस तरह से काफ़ी स्पेस जो है वो भी बच जाती है और बर्तन भी साथ के साथ वॉश हो जाता है। मलाई का कंटेनर भी भर चुका है, तो एक आध दिन में उससे मक्खन बनाएंगे। देगची पे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी नरम पड़ जाए। उसके बाद है ब्रेड को स्टोर करना। तो सर्दियों में तो मैं ब्रेड बाहर ही रखती हूँ, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी ब्रेड को फंगस लग जाता है, तो इसलिए इसे भी मैं अच्छे से नॉट लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। और अब बारी आती है जी सारे कंटेनर्स जो बाहर निकले होते हैं उनको संभालने की। तो ये जो आटे वाला कंटेनर है, इसको मैं कभी भी एज इट नहीं रख देती। पहले एक गीले कपड़े से इसे मैं ऊपर से अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि जितना भी आटा वगैरह ऊपर गिरा हो वो साफ़ हो जाए। क्योंकि आपको पता है किचन में जो कॉकरोचेज़ होते हैं ना, वो मोस्टली जब आटा इधर उधर गिरता है ना, उसकी वजह से आते हैं। इसके साथ बेलन पे भी यही गीला कपड़ा मैं फेर देती हूँ। बेलन को डेली बेसिस पे मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि वुडन है ना, तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गीले कपड़े से इस तरह से वॉश करके ऊपर एक छोटा सा रुमाल मैंने बनाया हुआ है, वो लपेट देती हूँ, ताकि ये कवर्ड भी रहे। तो ये दोनों चीज़ें भी अपनी प्रॉपर प्लेस पे चली गई। ये आटे वाली मशीन के ऊपर इन्हें मैंने रखना होता है। और टोस्टर में जब ब्रेड टोस्ट करते हैं तो इसकी ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, इसे मैं क्लीन करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि आपको पता है नीचे ब्रेड के पीसेस गिरते हैं और फिर इसी बेस पे चूंटियाँ और काकरोचेस वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए इसे तो मस्ट ही क्लीन करना चाहिए। तो ये जितने भी पीसेस थे इन्हें गिरा दिया है। उसके बाद गीले कपड़े से प्लेट को साफ कर लेती हूँ और दोबारा से अंदर लगा देती हूँ। तो टोस्टर को ऊपर से भी क्लीन करने के बाद इसके ऊपर ये जो ग्रोसरी बैग्स आते हैं ना, ये एक वाइट वाला बैग मैंने रखा हुआ है, ये इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो इसको मैं चेंज कर दिया करती हूँ। इस तरह से टोस्टर ऊपर से कवर हो जाता है और मुझे ये टेंशन खत्म हो जाती है कहीं कोई काकरोच या चूंटी वगैरह इसमें ना चली जाए। इसके बाद बारी आती है कंटेनर्स को प्रॉपर अपनी प्लेस पे रखने की। तो उनको एज इट कभी भी नहीं रखती हूँ, पहले उनको मैं वेट कपड़े से क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि ऊपर जो ऑयली हाथ लगे हुए हैं या कोई भी आटा वगैरह ऊपर गिरा हुआ है कुछ भी है ना, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए अच्छे से कंटेनर साफ़ हो गया था, इसे भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। और जब मैं कैबिनेट में कोई चीज़ रखने लगती हूँ ना, तो कैबिनेट में अगर मुझे कुछ गिरा हुआ नज़र आए तो साथ के साथ ही उसे साफ़ कर लेती हूँ। अभी ये साल्ट एंड पेपर को मैंने रखना था, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गिरा हुआ नज़र आया तो इसे मैंने क्लीन कर लिया। और अब है जी ये रोटी मैट। तो रोटी मैट को मैं वीक में 2 टाइम वॉश कर लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे वॉश नहीं करती, बल्कि आटे को डस्ट करती हूँ और फिर उसी तरह से वेट कपड़े से क्लीन करके। इसके लिए ये मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर मेरे पास
पास आया था तो ये बनाया हुआ है, इसके अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि जब ये इस तरह से कवर्ड रखा होता है तो फिर मुझे इसे बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मॉर्निंग में क्योंकि बड़ी जल्दी काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता कि ऑयली हाथ जो है ना वो इस तरह कंटेनर्स पे ना लगे, तो इसलिए इन्हें रखने से पहले एक दफ़ा ज़रूर क्लीन किया करें। इस तरह से कंटेनर साफ़ रहते हैं, उन पे दाग धब्बे नहीं पड़ते। मिल्क पाउडर निकाला हुआ था, उसके कंटेनर को रखा है। इसी तरह से ये शुगर के डिब्बे को भी मैंने अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लिया है। शुगर अब इसमें ख़त्म होने वाली है। जब भी मुझे रीफ़िल करना होता है ना, उससे पहले कोई भी कंटेनर हो, चाहे स्पाइस कंटेनर हो या इस तरह शुगर कंटेनर हो, इसे मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। वॉश करने के बाद नई चीज़ मैं रिफ़िल करती हूँ, और जिस जगह मुझे इन्हें रखना होता है ना, उसको भी लगे हाथों स्पंज से मैं साफ़ कर लेती हूँ ताकि टॉप क्लीन रहे। तो ये जो काम होते हैं ना, ये हमें लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन बिलीव मी कि ये इस तरह की जो डस्टिंग है, ये क्लीनिंग है ना, ये विद इन हाफ एन आवर हो जाती है पूरे किचन की। लेकिन इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म ये होता है कि हमें किचन को बार बार डीप क्लीन नहीं करना पड़ता। दूसरा, जब हम किचन को डीप क्लीन करते हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम चीज़ों को क्लीन कर ही रहे होते हैं। तो ऑयल बॉटल्स पे आपको पता है स्टेन लग जाते हैं, उन्हें मैंने साफ़ कर लिया है। और ये जहाँ पे मैंने रखे हुए थे ना, आज मुझे लगा कि यहाँ वॉल पर हल्के से स्टेन्स हैं, तो मैंने स्प्रे को यहाँ पर डाला और फिर वॉल को भी क्लीन कर लिया था और नीचे टॉप को भी क्लीन कर लिया। और साथ के साथ एक हाथ मैं ये स्पाइस कंटेनर पे भी लगा देती हूँ ताकि ये भी साफ़ हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमें कोई स्टेन्स वगैरह नज़र आते हैं तो हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जब डीप क्लीन करेंगे तो इन्हें साफ़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना किया करें। जहाँ पे भी आपको दाग नज़र आए हल्का सा स्प्रे करें। ये स्प्रे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने बाहर से कभी भी स्प्रे नहीं ख़रीदा, खुद से घर पर बनाती हूँ और उसी से क्लीनिंग करती हूँ। तो ये जस्ट आप देखें कि यहाँ पर मुझे ये ब्लैक सा फील हुआ, तो इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया था और फिर इसे क्लीन कर लिया था। तो ये सारे बॉक्सेस भी इसी तरह से हो गए हैं साफ़। और मेरे किचन की सेटिंग कुछ इस तरह की है कि मुझे इसी साइड पे खड़े होकर रोटी बनाना होती है, तो कुछ ना कुछ आटा जो है ना वो इधर उधर गिर ही जाता है, तो इसलिए मैं इनको हटा के ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि किचन काउंटर टॉप हो, कैबिनेट हो, इनमें कभी भी आटा ना गिरने दें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गिरी होगी ना, तभी कॉकरोचेज आपके किचन में पैदा होना शुरू होंगे। स्लैब पे भी मैंने स्प्रे करके उसे क्लीन कर लिया था, तो इस तरह से ये वाली साइड अब हो चुकी है साफ़। उसके बाद मेरा अगला काम होता है बर्नर को क्लीन करना। तो बर्नर के ऊपर मैं स्प्रे करके छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा इस पर इफेक्ट हो सके और जो भी चीज़ मुझे क्लीन करनी है वो अच्छे से आराम से उतर सके, मुझे बहुत ज़्यादा रब ना करना पड़े। बैक वॉल पे भी स्प्रे कर देती हूँ और फिर इस दौरान में मुझे जो कैबिनेट वगैरह में चीज़ें अरेंज करना होती है ना, वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे ये ऊपर वाली मेरी जो कैबिनेट है, इसमें बॉक्सेस आगे पीछे हुए पड़े थे, जब मेरे अलावा कोई चीज़ उठाता है तो आगे पीछे कर देता है। फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले ना, तो इन बॉक्सेस को मैं दोबारा से प्रॉपर्ली सेट करके रख दूं। इस तरह से इन्हें टाइम टू टाइम सेट करने से मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ खत्म हो चुकी है, उसको मैं नोट कर लेती हूँ और फिर जब मुझे ग्रॉसरी करने जाना होता है तो मैं वही चीज़ लेके आती हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो ग्रॉसरी करते हुए नहीं आती। दालें जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो उसमें उनमें सुसरी कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उतनी लेके आऊँ जितनी के मुझे एक मत में चाहिए। और ये ग्लास के ऊपर मुझे हल्के से स्टेन भी लगे और ग्रीस फील हो रही थी, तो इसलिए इस पर स्प्रे करके मैंने इसे भी कर लिया था क्लीन। तो ये होममेड जो स्प्रे है ना, ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। और एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो मैं ज़रूर ही ये जो हुड है इसके ऊपर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि तो डस्ट पड़ जाती है। ऊपर से आपको पता है कि गैस नीचे स्टोव जब जलता है तो उसकी ग्रीस वगैरह होती है, तो बेहतर होता है कि उसे साथ ही साथ उतार लिया जाए, अदरवाइज फिर इसकी डीप क्लीनिंग करना पड़ती है और वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। चूल्हे के साथ साथ जो हुड के ये इनसाइड फिल्टर्स है ना, इन पर भी हल्का सा स्प्रे करके मैं साथ ही क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि जब इस पर ग्रीस जम जाती है ना, तो फिर एक तो दिखने में बहुत बुरी लगती है, दूसरा ये है कि उतारना भी उसको फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए साथ ही साथ साफ़ करती हूँ। अब ये देखें, ये स्पंज मैंने उसके ऊपर लगाया और कहीं भी आपको कोई भी ग्रीस नज़र नहीं आई है, तो इसलिए डेली बेसिस पे क्लीन करना कभी भी ना भूलें। तो इस तरह से बैक वॉल भी मैंने साफ़ कर लिया है। और अब है जी बारी बर्नर की। तो बर्नर पर अगर तो मुझे कोई जले हुए निशान या कोई और स्टेन नज़र ना आए तो फिर तो मैं सिंपली स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे कि अंदर से भी गंदा हो रहा है तो फिर इसके पार्ट्स को मैं रिमूव कर लेती हूँ। इसके बाद ये अगर इनसाइड कोई स्टेन लगे हुए हो ना, तो फिर इस तरह से स्प्रे करने के बाद इस मेटल ब्रश से मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इससे जो नैरो गैप्स होते हैं ना, वहाँ पे अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। बस इसके बाद मैं इस पर हल्का हल्का स्पंज लगाती हूँ और फिर जी वाइप से इसको क्लीन कर लेती हूँ।
और आज एक और चीज़ भी आपको मुझे बतानी है कि बर्नर को ऊपर से तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसको उठा के भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो आटा इसके और जो स्लैब के दरमियान गैप होता है ना वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, और यहीं पे कॉकरोचेस जो है ना वो फिर डेवलप होना शुरू होते हैं, और चूंटियाँ भी इसी वजह से आती हैं। तो इसलिए एक आध दिन के गैप के साथ मैं इसको ऊपर उठा के नीचे जो आटा इकट्ठा हो जाता है या कोई भी और चीज़ गिरी हुई होती है ना उसको ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कभी कॉकरोचेस वगैरह पैदा नहीं हुए। तो चाहे आपने कटिंग करके चूल्हे को फिक्स करवाया हुआ हो या चाहे आपने टॉप पर वैसे ही रखा हुआ हो, उसको एक दफ़ा ऊपर उठा के नीचे से साफ ज़रूर किया करें। तो इस तरह से जी बर्नर भी हुआ क्लीन। अब बारी है आगे वाले पोर्शन को क्लीन करने की। तो यहाँ पर मैंने आटे वाली मशीन रखी हुई है, और जब आटा गूंथते हैं तो कुछ ना कुछ आटे के पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे गिर ही जाते हैं। तो जब मैं स्लैब की क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो इसे भी मैं ज़रूर हिलाती हूँ और नीचे से साफ करती हूँ। और फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि अगर इस तरह आटे के पार्टिकल्स या कोई भी खाने की चीज़ों के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर बच्चे छोटे हों तो स्पेशली वो गिरा देते हैं। अगर किचन में वो नहीं होंगे ना तो आपके किचन में इंसेक्ट्स डेवलप नहीं होंगे, किचन साफ रहेगा, और इस थोड़ी सी मेहनत से ना आप एक बड़े प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और एक और बात भी आपसे कहूँगी कि अपने किचन में कोई भी ग्रीन प्लांट, मनी प्लांट ज़रूर रखें, इससे आपको बड़ी फ्रेश फीलिंग आएंगी। तो सिंक से पहले पहले किचन टॉप मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब बारी है जी लास्ट और मुश्किल काम, और वो है जी बर्तन वॉश करने। तो इसके बाद मैं कर लेती होती हूँ बर्तनों को वॉश। तो छोटे बर्तनों के बजाय पहले मैं बड़े बर्तन ही वॉश करती हूँ, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरा काम हो गया है। तो अगेन ये देखिए कि मैंने इसको स्टेन किया था ताकि पत्ती वगैरह अगर पीछे कोई है लेफ्ट ओवर तो वो भी निकल जाए, और इसे फिर मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और सारा पानी वगैरह इन बड़े जो पैन्स हैं इनका गिरा के इन्हें मैंने कर लिया था साफ़, और इस तरह से मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई कि अब बर्तन धुल चुके हैं। छोटे बर्तन आपको पता है कि धोने इतने मुश्किल नहीं लगते और वो आसानी से धुल जाते हैं। अच्छा, स्टेनर हो, स्पून हो, इनके लिए मेरे पास ये एक ओल्ड जग पड़ा हुआ था, इसे बनाया हुआ है, तो इसके अंदर इन्हें मैं रखती जाती हूँ इस तरह से। अगर ये जो साइड पे दिया हुआ है ना सिंक के स्टैंड, इस पे रखूँ ना तो वो नीचे गिरते रहते हैं, तो मैंने ये बना लिया है, इसके अंदर रखती हूँ। जब ड्राई होते हैं तो फिर इन्हें मैं प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। इसके बाद बर्नर के जो पार्ट्स और स्टैंड मैंने उतारे थे ना इन्हें मैंने वॉश कर लिया। अक्सर हम स्टैंड जो है ना उनको वॉश करना भूल जाते हैं। विद टाइम इनके ऊपर ग्रीस जमा होती रहती है और फिर ये इतने ग्रीजी हो जाते हैं ना कि इनको वॉश करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार तो इन्हें ज़रूर ही क्लीन किया करें। तो बस इन्हें मैंने वॉश करके साइड पे ड्राई होने के लिए रख दिया था। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बारी है सिंक क्लीनिंग की, क्योंकि किचन में सिंक की जो इंपॉर्टेंस है ना उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये अगर चमकदार साफ सुथरा पड़ा होगा ना तो किचन ऑटोमेटिकली क्लीन ही नजर आएगा। अच्छा, ये मेरी स्टेनर थी जिसका हैंडल टूट गया था ना, तो इससे फिर मैंने ये सिंक का जो ड्रेन है यहाँ पे लगा दिया है। इसका मुझे ये फायदा होता है कि बर्तन वॉश करते हुए अगर कोई पार्टिकल्स गिरते भी है ना तो वो इसी स्टेनर में आ जाते हैं, जिन्हें मैं आराम से डस्टबिन में डाल देती हूँ। और नीचे जो है ना ड्रेन, उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं जाते और कभी भी सिंक ब्लॉक नहीं होता। और साथ ही ये डिश वॉशिंग सोप जिस पर रखे होते हैं प्लेट, उसे भी मैं साथ के साथ ही वॉश कर देती हूँ। अब सिंक को क्लीन करने के लिए वही मल्टीपर्पज़ मेरा जो क्लीनर है उससे मैं स्प्रे करती हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बाकी का कोई काम होता है तो वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसे मैं स्पंज से क्लीन कर लेती हूँ। सिंक एकदम से चमक जाता है इस क्लीनर की हेल्प से। टैप को भी मैं कभी क्लीन करना नहीं भूलती हूँ, उसके ऊपर भी यही स्प्रे करती हूँ और इसी तरह से उसको भी साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से टैप पे कभी भी सॉल्ट वगैरह भी डिपॉजिट नहीं हुए, टैप हमेशा क्लीन रहती है। बैक वॉल को भी ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि आपको पता है बर्तन धोते हुए कुछ ना कुछ स्टेन्स जो होते हैं ना वो बैक वॉल पे लग ही जाते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद अब जी इसे मैं कर देती हूँ वाइप, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और ये जी सिंक भी क्लीन हुआ तो एक और काम हुआ ख़त्म। इसके बाद जो बर्तन ड्राई हो चुके होते हैं उन्हें मैं साथ के साथ हैंग कर देती हूँ, ये जिन कैबिनेट्स में लगाना होता है उनमें लगा देती हूँ, क्योंकि किचन टॉप पे जितनी कम से कम चीज़ें आपने रखी होंगी ना उतना आपका किचन टाइडी और क्लीन लुक देगा। और फिर 1 से 2 दिनों के बाद जो नीचे वाले कैबिनेट्स होते हैं ना इन्हें भी मैं गीले स्पंज से ज़रूर क्लीन करती हूँ, ताकि इनके ऊपर से स्टेन भी उतर जाएँ, कोई ग्रीस वगैरह भी इन पर जमा ना होने पाए। जब इस तरह की क्लीनिंग को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे ना तो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होगा। दिखने में तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा किचन साफ़ करने में, लेकिन बिलीव मी 10 to 15 मिनट्स ही आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन इस तरह फिर आप जो डीप क्लीन करेंगे किचन को, और जो आपने पूरा दिन या कम से कम आधा दिन तो ज़रूरी लग जाता है उसको लगाने से बच जाएंगे, और आपका किचन विद इन आवर क्लीन हो जाया करेगा।
और अब जी लास्ट पे जो स्पंजेस या टॉवल वगैरह मैं किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ ना, इन्हें मैं वॉश कर देती हूँ और फिर इन्हें फैला देती हूँ ताकि एक तो इनमें स्मेल ना पड़े और अगेन जब मुझे क्लीनिंग करनी हो तो मुझे ये क्लीन ही मिले। और डेली बेसिस पे इनकी जो क्लीनिंग है ना, वो मैं डिश वॉशिंग लिक्विड या डिश वॉशिंग सोप से ही करती हूँ। उससे जितनी भी इनके अंदर ऑयल, ग्रीस या डर्ट वगैरह होती है बहुत आसानी से निकल जाती है और सारे स्टेन्स भी रिमूव हो जाते हैं और ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इनको भी मैंने फैला दिया है। और जब किचन क्लीनिंग हो और डस्टबिन ना क्लीन की जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो डस्टबिन को निकालती हूँ, अंदर से इसके जो शॉपिंग बैग लगा होता है वो रिमूव करती हूँ। नीचे मैंने इसके कुछ कॉटन बॉल्स डाले होते हैं जिन पे मैं एसेंशियल ऑयल लगा के रखती हूँ। इससे अच्छी सी फ्रेगरेंस आती रहती है और बिल्कुल भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब हफ्ते के बाद ये 4-5 दिनों के बाद मुझे लगे कि अब फ्रेगरेंस ख़त्म हो गई है तो मैं दोबारा से एसेंशियल ऑयल में डिप करके ये बॉल्स नए डाल देती हूँ। मोस्टली मैं लेवेंडर ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो बस उसके बाद नया शॉपिंग बैग लगा देती हूँ। बस जी डस्टबिन को वापस लगाने के बाद अब लास्ट में जो मैं काम करती हूँ वो है मनी प्लांट के पानी को चेंज करना। तो वीक में 1 टाइम और 2 टाइम मैं इसका पानी चेंज कर देती होती हूँ। और अब माशाल्लाह से गर्मियाँ आ गई हैं तो ये ग्रो भी काफ़ी अच्छा करने लग गया है। और लॉन वगैरह में अगर रोजेज ज़्यादा नज़र आए ना मुझे, तो वहाँ से कुछ मैं ले आती हूँ और यहाँ एक बाउल में डाल के पानी में डाल के रख देती हूँ। उससे बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आती रहती है किचन से। या फिर जो फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स होती हैं उनको मैं थोड़ी टाइम के लिए किचन में बंद कर देती हूँ। जब इस तरह से किचन साफ़ होगा, अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही होगी तो आपका खुद ब खुद किचन में काम करने को दिल करेगा और खाना पकाना या किचन में खड़े होना आपके लिए कभी भी बोझ नहीं होगा। बस हाफ एन आवर मेरा एक्स्ट्रा लगता है लेकिन किचन अच्छे से साफ़ रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये डेली किचन क्लीनिंग की रूटीन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।